ये एक अलग बात है। क्या पाकिस्तान को फायदा होगा, क्या अमेरिका को फायदा होगा? मुझे लगता है कि इसमें पाकिस्तान को कोई बहुत ज्यादा फायदा एक देश के रूप में नहीं होगा। व्यक्तिगत रूप से जो सियासतदान हैं या पाकिस्तान की सरकार में जो प्रभावशाली हैं, उनको कुछ व्यक्तिगत फायदा हो सकता है। पाकिस्तान को, आवाम को क्या फायदा हो सकता है? क्योंकि इसमें जिस तरह की ये मैकेनिज्म इवोल्व की है, इसमें सेंट्रल बैंक से इसको बाइफरकेट कर दिया है। पाकिस्तान सेंट्रल बैंक का कोई कंट्रोल नहीं है, जी। और अगर सेंट्रल बैंक का कंट्रोल नहीं है तो उसको फिर कंडक्ट करने में बहुत से संदेह होते हैं, बहुत से डाउट आते हैं। तो जी। ऐसी स्थिति में जब पर्सनल रिलेशन हो ट्रंप साहब का और शहबाज शरीफ का, और उसके बेसिस पे आप क्रिप्टो बिजनेस करना चाहते हैं, तो इसमें कूटनीति कम है, मुझे लगता है गेम्बल ज्यादा है। कूटनीति ये हो सकती है कि इसके थ्रू पाकिस्तान व्हाइट हाउस में अपनी एक्सेस बनाना चाहते थे, और इसके लिए कुछ चैनल्स कहते हैं पे टू फॉर एक्सेस। तो पाकिस्तान ने एक्सेस तो बनाई, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पाकिस्तान का अमेरिका का कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उस तरीके से हो गया है। ये पर्सनल रिलेशन है। दूसरी तरफ भारत है, यहाँ थोड़ा सा पाकिस्तान की तुलना में एक मेच्योर डेमोक्रेसी है। तो भारत इस तरह की पर्सनलाइज रिलेशन की रिस्क नहीं ले सकता। अगर इस तरह का कोई भारत डिप्लोमेसी कंडक्ट करता है अमेरिका के साथ, तो भारत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिप्लोमेसी होती है, पाकिस्तान उससे हट गया है, और हटने की वजह से ट्रंप साहब का जो ट्रांजैक्शनल अप्रोच है वो सफल हो रहा है। और इसीलिए ट्रंप साहब ने पाकिस्तान को ईरान के मामले में भी मध्यस्थता के लिए आगे बढ़ाया। और ये एक सवाल और आता है कि अगर ऐसा रिलेशन पाकिस्तान का अमेरिका से बन रहे हैं, तो पाकिस्तान चीन के साथ कैसे डिप्लोमेसी कंडक्ट कर रहा है? मेरे ख्याल से ये बहुत आसान है, क्योंकि चीन ये चाहता है कि पाकिस्तान की अगर आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, तो चीन का जो दिया हुआ है, लोन दिया हुआ, उसका रिपेमेंट पाकिस्तान के लिए आसान हो जाएगा। अभी भी पाकिस्तान का 80% डिफेंस प्रोक्यूरमेंट है, वो जी। चाइना से है, अमेरिका से नहीं है। जी। जी। लेकिन इसके साथ आतंकवाद को लेके भी अमेरिका अगेंस्ट में क्यों नहीं है? एक सवाल ये भी आता है। उस सवाल में देखिए, पिछली साल के शुरू में ही जो जफरुल्ला हैं, जो आईएसआई के चीफ थे, और उन्होंने अमेरिकन को 2021 में काबुल एयरपोर्ट पे 13 अमेरिकन का असेसिनेशन हुआ था, उसको उन्होंने एक्स्ट्राडिट किया है। तो अमेरिका ये भी मानता है कि हमारा पर्सनल रिलेशन सर्व हो रहा है। जिनको अमेरिकन ने मारा, जो अल-कायदा से एसोसिएटेड थे, आईएसआई के वाले, उनको भी एक्स्ट्राडिट कर रहा है। तो पाकिस्तान इस तरह से पर्सनलाइज डिप्लोमेसी कंडक्ट कर रहा है, तो वो मेरे ख्याल से एक गेम्बल बिल्कुल ज्यादा आपने है, ठीक एक कहा कि सस्ती पाकिस्तान डिप्लोमेसी कम पर्सनलाइज है। डिप्लोमेसी कंडक्ट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ रहा है? अली अशरफ रत्ता मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे समझने की कोशिश करूंगा। अली साहब, वर्चुअल एसेट्स एक्ट 2026 कुछ समय पहले पास हो जाना, 1,90,000 करोड़ रुपए का बिजनेस जो कि पाकिस्तान में दिख रहा है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप के परिवार का जुड़ना, उनके परिवार के साथ साथ जब ये वर्चुअल एक्ट पास हुआ तो पाकिस्तान की ही सियासत में बैठे लोगों के परिवार का भी इसमें शामिल हो जाना, पार्टनर बन जाना, और अब मौलानाओं का फतवा जारी कर देना, क्या लगता है आपको, क्या दिख रहा है? इनवाइट करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपके जो दो तीन चीज़ें आपने अपने इंट्रो में बताई पाकिस्तान के हवाले से, और पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं उनके उनके नाम के साथ आपने जोड़ा कि ये इस तरह से उन्होंने, और कुरैशी साहब ने कहा कि ये पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी है। तो मेरा ख्याल है कि डिप्लोमेसी में पर्सनल कुछ नहीं होता है, और मुल्कों के मफादात जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो कोई भी हो, चाहे यूएस है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे इंडिया है, कोई भी है। हाँ, एक्चुअल में यहाँ पे क्या अट्रैक्शन क्या है, और जो नंबर आप बता रहे हैं ये भी अज्यूम्ड नंबर है, और इसके अंदर कोई इसकी सदाकत नहीं है कि ये कोई फंस गए हैं पैसे, या ये पैसे पाकिस्तान में ट्रांसफ़र हुए थे,
कोई ये सिर्फ जो है एक कहानी के तौर पे एक अच्छा नंबर है और सुनने वालों के लिए भी एक अट्रैक्शन है, मगर मेरा नहीं ख्याल नहीं, कि ये इस तरह की कहानी कोई नहीं है ट्रांजैक्शन। अली अशरफ रत्ता साहब, मैं ये उसी कहानी पे आ नहीं रहा है, हूँ ये जो आप बात कर। इंटरनेशनल आंकड़े हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अंतर्राष्ट्रीय आपको आंकड़ों वही के बता रहा हूँ जरिए कि वो आंकड़े मैं क्या ये हैं, चीजों वो को सामने लेकर आया हूँ। उसी की रियलिटी को मैं बताने लगा हूँ कि वो आंकड़े हैं क्या, और वो एक्चुअल में जी। एक एमओयू साइन हुआ था पाकिस्तान और एक अमेरिकन कंपनी के बीच में। हाँ। और वो एमओयू जो था वो बेसिकली क्या था कि जो अक्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स होती हैं वो थ्रू डिजिटल करेंसी होंगी। तो इस तरह का एक एमओयू जरूर साइन हुआ था, मगर उसको अब कोई और रंग देना और उसको एसोसिएट करना किसी ऑफिशियल के साथ, वो चाहे ट्रंप फैमिली हो या पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हो, तो मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं है। वो एक एग्रीमेंट, वो एक एमओयू जो है, और एमओयू जो है वो भी कोई अग्रीमेंट नहीं होता है। एमओयू क्रोडी साहब आपको बेहतर बता सकते हैं, ही इज अ डिप्लोमेट, और वो आपको बता सकते हैं कि एमओयू जो है वो सिर्फ एक याददाश्त होती है जिसमें हम प्रैक्टिकली जो है आगे जाके किसी एग्रीमेंट पे या कॉन्ट्रैक्ट पे पहुंच सकते हैं। और बाकी जो बात है कि पाकिस्तान, उसमें जो अट्रैक्शन जो मैंने बात बताई कि इसमें जो बड़ी अट्रैक्शन है वो क्या है, वो समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका ये क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी मार्केट्स हैं। आप इंडिया नंबर 1 पे है अगर मेरे ख्याल में, जो मेरे पास नंबर्स हैं, और उसके बाद यूएस है, और तीसरे नंबर पे मेरे ख्याल में पाकिस्तान है। $250 बिलियन की जो है यहाँ पे हर साल जो है वो ट्रेडिंग होती है पाकिस्तान के अंदर। तो ये एक बड़ी अट्रैक्शन है, एक बड़ी मार्केट को कैप्चर करने के लिए हर मुल्क की, हर कंपनी की कोशिश होगी कि वो उस मुल्क के साथ जो है अपने मफादात को जोड़े। तो ये एक फ्यूचर जो है, एक समझ लीजिए कि एक एमओयू था फ्यूचर के लिए, और जिसको हम आज जो है डिस्कस कर रहे हैं। यस आई नो कि इंटरनेशनली जो है नहीं, कुछ, तो अगर ऐसा है तो फिर मौलाना को क्या आपत्ति हो गई? मौलाना इसमें क्यों कूद गए? देखें, ये भी हिस्टोरिकली जो है ये थोड़ा सा अजीब सी बात है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं हाँ। कि जो मौलाना होते हैं ये हमारे यहाँ